हैं। आइए भारत के इतिहास को संक्षिप्त में बताते हैं। पूर्व ऐतिहासिक युग, द प्री हिस्टोरिक एरा, पाषाण युग, द स्टोन एज। दोस्तों, जैसा कि हमने बचपन की किताबों में पाषाण युग के बारे में पढ़ा है कि इस युग में मानव ने पत्थरों से औजारों को बनाने की कला सीख ली थी। पाषाण युग अनुमानित 5 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व बताया जाता है। इसके प्रमाण मध्य भारत की नर्मदा घाटी के नजदीक पाए गए थे। भारत के इतिहास की प्रामाणिकता के कुछ नमूने तमिलनाडु में मिले हैं और इसकी प्रामाणिकता को 75,000 वर्ष पूर्व माना जाता है, जब यहाँ पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ताम्र युग, ब्रॉन्ज एज। ताम्र युग का आरंभ 3300 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र सिंधु नदी को माना जाता है, जो घाघर घाटी, यमुना नदी, गुजरात और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। इसके बाद इस सभ्यता का फैलाव भारत के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान प्रांत और पाकिस्तान के सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान तक फैल गया था। सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र की सभ्यताओं के साथ विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों हड़प्पा ने धातु कर्म की नई तकनीकों को हस्तशिल्प और धातुओं यानी कि तांबा, पीतल, सीसा और जस्ता का उत्पादन शुरू कर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व हुआ। इसका केंद्र वर्तमान भारत के धोलावीरा, कालीबंगा और पाकिस्तान के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो को माना जाता है। इस सभ्यता ने ईंटों से घर बनाना, सड़क के किनारे नालियां बनाना और बहुमंजिली इमारत बनाने की कला सीख ली थी। 1700 ईस्वी पूर्व के अंत तक सिंधु घाटी सभ्यता का अंत शुरू हो गया और धीरे धीरे ये सभ्यता लुप्त हो गई। ऐतिहासिक काल, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। वैदिक काल। वैदिक काल का समय 1750 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। वैदिक काल का निर्माण आर्य सभ्यता से शुरू हुआ था, जिसमें हिंदू धर्म के वेदों को वर्णित किया गया। मौजूदा ग्रंथों में वेद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। इतिहासकारों ने वैदिक सभ्यता को पंजाब क्षेत्र और गंगा के मैदानों तक फैला हुआ माना था। अथर्ववेद के समय में पीपल के पेड़ और गाय को पवित्र माना जाता था। वैदिक काल में ही धर्म और कर्म की अवधारणाएं भारतीय सभ्यता में आई थी। ऋग्वेद को वेदों में सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, जो कि ईसा से 2री सदी पूर्व तक का माना जाता है। वैदिक काल में आर्य समाज को सबसे जनजाति माना जाता था, क्योंकि उस समय हड़प्पा संस्कृति लुप्त हो चुकी थी। ऋग्वैदिक काल के अंत तक आर्य समाज का विस्तार होना शुरू हो गया था, जो कि भारत के पश्चिमोत्तर इलाके से लेकर गंगा के मैदानों तक फैला हुआ था। इस दौर में वर्णों का बनना शुरू हो गया था और उसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर उन्होंने समाज का विभाजन करना शुरू कर दिया था। इस काल में खेती का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस काल में दूसरे छोटी छोटी जनजातियों ने भी संगठित होकर राजतंत्रीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी। वैदिक काल के दौरान ही संस्कृत भाषा का जन्म हुआ और संस्कृत ग्रंथों से हिंदू देवी देवताओं के महत्व को जानना शुरू किया। वैदिक काल में कुरु साम्राज्य को सबसे पहला प्रांतीय साम्राज्य माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1200 ईस्वी पूर्व से 800 ईसा पूर्व में लौह युग की शुरुआत में माना जाता है। वैदिक काल में ही हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथों रामायण और महाभारत का उद्गम हुआ था। वैदिक काल के अंत तक विदेहा साम्राज्य का उदय हुआ था, जिसका केंद्र वर्तमान भारत के बिहार और नेपाल में था। वैदिक काल के अंत के बाद महाजनपदों का निर्माण प्रारंभ शुरू हो गया था। महाजनपद 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक जैन और बौद्ध धर्मों का निर्माण हुआ था और उपनिषद लिखे गए थे। 500 ईसा पूर्व के समय को दूसरा शहरीकरण कहा जाता है। इसी काल में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। 500 ईसा पूर्व में 16 राजतंत्र और गणराज्यों को मिलाकर महाजनपद कहा जाता था, जिसमें काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपानगरी, मगध, बज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज जनपद आते थे। ये 16 महाजनपद गंगा के मैदानों में वर्तमान अफगानिस्तान से बंगाल और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने पूरे भारत को एक राज्य में तब्दील कर दिया और भारतीय इतिहास में भारत उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। ऊपर दिए गए नक्शे में आप मौर्य साम्राज्य का विस्तार देख सकते हैं। इस साम्राज्य की स्थापना मगध के चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य को हराकर की थी।
272 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की कमान संभाली और उसने भी चंद्रगुप्त के अखंड भारत के स्वप्नों को बनाए रखा। केवल कलिंगा क्षेत्र वर्तमान में उड़ीसा मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था। शुंग साम्राज्य 187 ईसा पूर्व से शुंग साम्राज्य ने भारत उपमहाद्वीप के कई इलाकों पर अपना आधिपत्य कर लिया था। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को मारकर इस साम्राज्य की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक शासन किया और उसके पुत्र अग्निमित्र ने इस साम्राज्य को संभाला। शुंग साम्राज्य पर 10 शासकों ने राज किया और कई युद्ध जीते। उन्होंने कलिंग, सातवाहन, यूनानी, पांचालों और मथुरा शासकों को पराजित किया था। इनके शासन में शिक्षा का भी विकास हुआ था और कई इमारतें जैसी सांची का स्तूप बनवाई। कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य का उदय वर्तमान अफगानिस्तान से शुरू हुआ था, जिसके प्रथम राजा कुजुला कदुफेसिस ने पहली सदी ईस्वी पूर्व के मध्य में भारत में कूच किया। ये भारतीय यूरोपीय लोगों के मिश्रण वाले शासक थे। राजा कुजुला के पोते कनिष्क ने उत्तरी भारत के काफी हिस्से पर अपना आधिपत्य कर लिया था, जिसमें साकेत, पाटलिपुत्र, गंगा के मैदान और बंगाल की खाड़ी आते थे। इन्होंने मध्य एशिया और चीन तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक के बाद कनिष्क ऐसा पहला भारतीय शासक था जिसने बौद्ध धर्म का महत्व समझकर उसका विस्तार किया। गुप्त साम्राज्य। भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाने वाला साम्राज्य गुप्त साम्राज्य था, जिन्होंने भारत के राज्यों को फिर से संगठित किया। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त जैसे शासकों ने इस साम्राज्य की कमान संभाली और भारत के इतिहास को विकास की ओर ले गई। इस युग में विज्ञान, तकनीक, कला, गणित, धर्म, दर्शन शास्त्र और खगोल शास्त्र का उदय हुआ। इसी युग में शून्य का आविष्कार हुआ था। बाकी इससे पहले केवल 1 से 9 तक अंक होते थे। हर्ष साम्राज्य। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत के कई हिस्सों पर राज किया। हर्ष वर्तमान हरियाणा के प्रभाकर वर्धन के बेटे और राजवर्धन के छोटे भाई थे। उन्होंने बहुत कम समय में अपना साम्राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंगाल और उड़ीसा तक फैला दिया था। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। हर्ष ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में पंजाब और मध्य भारत के छोटे छोटे गणराज्यों को एकत्रित कर खुद को महाराजा की उपाधि दे दी। हर्ष कन्नौज के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने लगभग उत्तरी भारत के कई हिस्सों को अपने अंदर मिला लिया। उनके दरबार में शांति और समृद्धि पर चर्चाएं होती रहती थी। चालुक्य एवं पल्लव। 6ठी से 8वीं सदी तक दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव नरेशों का वर्चस्व रहा। राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों से और चोल वंश ने पल्लवों से वहां की सत्ता छीन ली। बंगाल में पाल वंश ने 8वीं और 9वीं सदी में शासन किया और उसके पश्चात सेन वंश के लोगों ने बंगाल के शासक बन गए। दक्षिण में चोल वंश काफी प्रभावी रहा। इनका राज्य श्रीलंका और मालदीव तक था। 14वीं सदी के मालिक काफूर के आक्रमण के समय तक ये दक्षिण में राज करते थे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारत के इतिहास के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो से संबंधित राय या सुझाव देना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें और हमसे पूछ लें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री को और बेल आइकन को दबाइए रोचक और अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।